नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ के मॉडल पेपर 5 को हल कराऊंगा। इससे पहले मैंने 4 मॉडल पेपर हल करा दिए हैं, तो जो लोग अभी तक मेरे वो वीडियो न देखे हों तो बीटीसी सेकंड सेमेस्टर मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग मेरे वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार जो है इससे संबंधित क्वेश्चन आया था, यानी कि बीच की परिमेय संख्याएं ही निकालनी थी। उसमें कहा गया था कि इनके बीच की समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन जो है ये क्वेश्चन भी आता है कि जो है बीच की 2 परिमेय संख्याएं या 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर तो इसका आंसर हो जाएगा कि -1 और 1 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। लेकिन जब कहा जाए इसके बीच की 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए या इसके बीच की 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए, तो वहां पर क्या करना है, तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दिए दे रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसका आंसर तो हो जाएगा अनंत। देखिए, बहुविकल्पीय में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि -1 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर पूछा जाए कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं, चाहे जो भिन्न संख्याएं दी हुई हों, चाहे जो भिन्न 2 परिमेय संख्याएं दी हुई हों, अगर उनके बीच की परिमेय संख्या अगर पूछा जा रहा है तो सीधे से आपको अनंत लिखना है। ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, सीधे से आप अनंत लिख दीजिए। और जब कहा जाए कि बीच की 2 परिमेय संख्या या 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तब वहां पर आपको करना क्या है कि जो 2 परिमेय संख्याएं दी हुई हैं उनको जोड़ करके 2 से भाग करना है। तो जैसे यहाँ पर इनके बीच की 2 परिमेय संख्याएं पूछी जाती, तो यहाँ पर माइनस का 1 और प्लस का 1 है, इसको क्या करते 2 से भाग कर देते। तो यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और 0/2 हो जाएगा। और जब 0/2 हो जाएगा तो 0 का 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 0 का 2 से भाग करेंगे तो आएगा 0। तो इस प्रकार से -1 और +1 के बीच की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, -1 0 और 1, इस तरीके से ये बीच की संख्या हो जाएगी। अब अगर हम चाहें तो इनके बीच की और भी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि अब इसके और इसके बीच की ज्ञात कर लें और इसके और इसके बीच की ज्ञात कर लें। तो यहाँ पर देखिए 3 परिमेय संख्याएं -1 और +1 के बीच की हो जाएंगी। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर -1 और प्लस का 0/2 कर लेंगे, तो यहाँ पर माइनस का 1/2 जो है परिमेय संख्या हो जाएगी, जो कि -1 और 1 के बीच की ही संख्या होगी। इसी प्रकार से अब इसके बीच की ज्ञात कर लेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा और /2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, जो कि 1 और -1 के बीच की संख्या होगी। तो इस प्रकार से बीच की चाहे जितनी संख्या ज्ञात करनी हो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, जो बीच की संख्याएं आती जाएं उनके बीच की संख्या निकालते जाइए। पहली बार में आपको क्या करना है, पहली बार में जो 2 परिमेय संख्याएं दी हुई हैं उनको जोड़ करके 2 से भाग करना है, और फिर जितनी आती जाएं उन्हीं के बीच की संख्याएं हमको ज्ञात करना है। और जो है इस प्रकार से परिमेय संख्याएं हमको बीच की पता होती चली जाएंगी। तो इस प्रकार से बीच की संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। यहाँ पर तो सिर्फ जो है बताना था कि -1 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अनंत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग 30 40 का मध्य बिंदु वर्ग चिन्ह है। 30 40 का मध्य बिंदु हमको ज्ञात करना है। तो देखिए मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा मध्य बिंदु बराबर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि जो उच्च सीमा है और जो निम्न सीमा है इन दोनों को जोड़ लेंगे और जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 30 और 40 से जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 70 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 दूना 70 होता है, तो यहाँ पर 35 हो जाएगा। तो यही मध्य बिंदु हो जाएगा। तो इस प्रकार से
इस टाइप का क्वेश्चन भी किया जा सकता है, यानी कि कोई भी वर्ग अंतराल अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे, तो वहां पर हमको मध्य बिंदु पता चल जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वांग समता की शर्तें क्या हैं। सर्वांग समता की शर्तें क्या है, देखिए यहाँ पर एक शब्द थोड़ा सा छूटा हुआ है कि त्रिभुज की सर्वांग समता की शर्तें क्या है। तो देखिए त्रिभुज की सर्वांग समता की शर्तें क्या होती हैं वो यहाँ पर हमको लिखना है। तो देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, पहली सर्वांग समता है। देखिए साइड, साइड मीन्स क्या होता है, भुजा। तो साइड 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 यानी कि 2 त्रिभुज मान लीजिए दिए हुए हैं और दोनों त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा। और दूसरी देखिए शर्त क्या है, दूसरी शर्त है एंगल साइड एंगल, इस तरीके से, यानी कि जो है एंगल मीन्स क्या होता है, एंगल मीन्स होता है कोण। तो 2 कोण एक भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। और इसी तरीके से तीसरी शर्त है, देखिए साइड एंगल साइड, यानी कि 2 भुजा और एक कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। तो ये तीनों शर्तें जो हैं सर्वांगसम त्रिभुज की, ये तीनों शर्तें आप लोगों को अच्छे से रटी होनी चाहिए। देखिए तीनों भुजाएं अगर बराबर हों तो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। अगर 2 कोण एक भुजा बराबर होगी तो त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। और अगर 2 भुजा और एक कोण बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। तो इस प्रकार से ये सर्वांग समता की शर्तें हो जाएंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 √4 और फिर -4 का अंडर रूट है, फिर देखिए 0.2 का अंडर रूट है में परमेय संख्याएं हैं, यानी कि इसमें कौन कौन सी संख्या परमेय संख्या है ये हमको बताना है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए √2 √4 और फिर √0.4 और √0.2 दिया हुआ है और इसमें हमको परमेय संख्या निकालना है कि परमेय संख्या कौन सी है। तो देखिए परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वह सभी जो है परमेय संख्याएं होती हैं। ये मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, यानी कि 0 से लेकर के अनंत तक प्लस की तरफ और जो है 0 से लेकर के अनंत तक माइनस की तरफ जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वह सब क्या होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर देखिए √2 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, इसलिए ये परमेय संख्या नहीं होगी। और यहाँ पर √4 का वर्गमूल निकाला जा सकता है, यानी कि √4 का वर्गमूल क्या होगा, तो देखिए √4 का वर्गमूल होगा 2। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका वर्गमूल निकल आएगा और 2 के बटे में 1 लिखा जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगी, ये एक परमेय संख्या हो जाएगी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ना तो इसका जो है वर्गमूल निकाला जा सकता है और न तो इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से √4 ही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो जितने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो आप लोग जरूर अच्छे से रट लेना, क्योंकि एक बार आप लोग पेपर दे चुके हो और देख चुके हो कि किस टाइप का पेपर आता है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जो है अच्छे से अब की बार तैयारी करके जाइए, क्योंकि अब की बार हो सकता है पेपर थोड़ा टफ हो जाए। तो आप लोग एकदम बेहतरीन तैयारी करके जाइए जिससे कोई प्रॉब्लम पेपर देने में ना हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 33.328 में अंक 2 का स्थानीय मान होगा। देखिए पॉइंट के बाद इस तरीके से संख्याओं को नहीं पढ़ते, जैसे यहाँ पर 328 इसको पढ़ा जा सकता है, लेकिन पॉइंट के बाद एक एक संख्या पढ़ते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 328 नहीं कहना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 33.328 में अंक 2 का स्थानीय मान होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, जो पॉइंट के पहले संख्याएं होती हैं उनका स्थानीय मान बहुत ही आसानी से ज्ञात किया जा सकता है और सभी लोगों को पता भी होगा। लेकिन जो पॉइंट के बाद संख्याएं होती हैं उनका स्थानीय मान थोड़ा सा स्टूडेंट को करने में दिक्कत होती है।
तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरीके से अंक चलते हैं। तो जो जिस स्थान पर है उसका स्थान जो है उसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इकाई के स्थान पर 3 है तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 को 1 से गुणा कर देंगे। इकाई के स्थान पर है तो 1 से गुणा कर देंगे, 3 आएगा, यानी कि इसका स्थानीय मान 3 हो जाएगा। और 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 का 10 से गुणा करिए, यानी कि दहाई के स्थान पर है तो 10 से गुणा करिए तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर इसके आगे कोई और अंक होता सैकड़े के स्थान पर तो 100 से गुणा कर देते, जितना आता उसका स्थानीय मान वही हो जाता। तो ये काम इधर जो है पॉइंट के पहले जो संख्याएं हैं इसमें करना है, लेकिन जो पॉइंट के बाद संख्या है उनका स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इकाई के स्थान पर यहाँ पर संख्या होती है, यानी कि पॉइंट के बाद इकाई के स्थान पर जो संख्या होती है उसको क्या करते हैं, 10 से भाग करते हैं, क्योंकि ये 10वां भाग होता है या 10वें स्थान पर ये संख्या होती है। क्योंकि ये पॉइंट 3 है, यानी कि 3 को 10 से भाग करेंगे तभी तो पॉइंट 3 आएगा। तो वही काम यहाँ पर हमको करना है कि यहाँ पर पॉइंट के बाद जो पहला स्थान होता है उसको 10 से भाग करना है, जो आए वही उसका स्थानीय मान हो जाएगा। पॉइंट के बाद दूसरे स्थान पर जो संख्या है उसको 100 से भाग करना है। इसी प्रकार से तीसरे स्थान पर जो संख्या है उसको 1000 से भाग करना है। इसी प्रकार चाहे जहां चाहे जितनी संख्याएं दे दी जाएं आप आसानी से उनका स्थानीय मान निकाल पाएंगे। यानी कि यहाँ पर पहले स्थान पर 10 से शुरू करना है, 10 से भाग करिए, फिर 100 से भाग करिए, फिर 1000 से, फिर 10,000 से। इस तरीके से आप चाहे जो संख्या दी जाए भाग करके उसका स्थानीय मान निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 का अगर स्थानीय मान पूछा जाता इस वाले 3 का पॉइंट के बाद वाले, तो इसका स्थानीय मान 0.3 हो जाता है। 2 का पूछा गया है यहाँ पर तो 2 का क्या हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा। 8 का पूछा जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 0.008 हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 0.02, यानी कि जिस स्थान पर वो संख्या है उस स्थान पर ही रहेगी और उसके पहले जितने स्थान हैं उस स्थान पर आप 0 लिख दीजिए तो वही उसका स्थानीय मान हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बचे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बचे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोग ये तो समझ जाते हो कि इसमें या तो जो है लासा ज्ञात करना है या तो मासा ज्ञात करना है, लेकिन लासा ज्ञात करना है कि मासा ज्ञात करना है ये हम कैसे डिसाइड करें। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हो छोटी सी छोटी संख्या, तो जब छोटी सी छोटी संख्या आ जाए, ये शब्द आ जाए तो समझ लीजिए वहां पर हमको क्या ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है। और जब आ जाए बड़ी से बड़ी संख्या तो समझ लीजिए हमको क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। दूसरी ट्रिक ये है कि जैसे कहा गया है यहाँ पर कोई संख्याएं दी हुई हैं, उन संख्याओं से भाग देने पर, यानी कि जो संख्या आए उसको हमको भाग देना है, तब समझ लीजिए हमको क्या करना है, लासा ज्ञात करना है। यानी कि दी हुई संख्याओं से वो संख्या बड़ी आएगी और बड़ी संख्या क्या आती है, लासा जो होता है वो दी हुई संख्याओं से हमेशा बड़ा आता है और जो मासा होता है वो दी हुई संख्याओं से छोटा आता है। तो जब कहा जाए कि दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो समझ लीजिए कि हमको क्या ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है। और जब कहा जाए कि दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे तो इसका मतलब क्या है कि जो संख्या आएगी वो दी हुई संख्याओं से छोटी होगी, इसका मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अब समझ लेते हैं कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बचे। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले इन संख्याओं का हमको लासा ज्ञात करना है और लासा ज्ञात करेंगे तो जो लासा आएगा वो इन संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ये सभी लोगों को पता होगा कि जो लासा आता है वो दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बचे, यानी कि इन संख्याओं से जब हम भाग दें तो भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बचे। तो देखिए जो हमारा लासा आएगा उसमें हम 3 जोड़ दें, तो जब हम 3 जोड़ देंगे तब इन संख्याओं से अगर हम भाग देंगे
तो क्या होगा कि प्रत्येक अवस्था में जो है 3 शेष बच जाएगा। चाहे इस संख्या से भाग दें, चाहे इससे भाग दें, चाहे इससे भाग दें, हर स्थिति में क्या होगा, भाग देने पर 3 शेष बच जाएगा। क्योंकि जो लासा आएगा वो पूरा पूरा विभाजित होगा, और जब उसमें 3 जोड़ दिए हो तो निश्चित रूप से जो है इन संख्याओं से भाग देने पर 3 शेष बचेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे लो, तो ये क्वेश्चन कोई भी कठिन नहीं है, तुरंत आप लोगों का क्वेश्चन ये हल हो जाएगा। तो देखिए कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले 15, 8 और 48 का लासा ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम भाग विधि से आप लोगों को बता रहे हैं, 15, 18 और 48 का लासा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। देखिए 15 कटेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर 15 उतार लेंगे। फिर यहाँ पर 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 और 2 चौको 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, तो यहाँ पर 15 ऐसे उतर आएगा, 9 भी ऐसे उतार लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 12 दूना 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से काटेंगे, तो यहाँ पर देखिए 15 ऐसे उतार लेंगे, 9 भी उतार लेंगे, और फिर 2 छक्का 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, तो यहाँ पर देखिए 15 को ऐसे उतार लेंगे और 9 को भी उतार लेंगे, और यहाँ पर 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको 3 से काटेंगे, क्योंकि अब 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी। तो यहाँ पर तीनों पक्षी 15 हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 से एक बार और काट लेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए 5 को ऐसे उतार लेंगे, और यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब इसको 5 से कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पर 5 एकम 5 हो जाएगा, और यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसके समझ लीजिए गुणनखंड हो जाएंगे, यानी कि इन संख्याओं को विभाजित करने पर ये हमको अभाज्य गुणनखंड मिले। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इनका लासा ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए लासा क्या हो जाएगा, इन्हीं संख्याओं का जो गुणनफल आएगा वो गुणनफल इन संख्याओं का लासा हो जाएगा। तो देखिए इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो देखिए इनका गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 पंचे 80 हो जाएगा, और फिर 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, और 9 का देखिए 80 से गुणा करेंगे, तो देखिए 9 अठे 72 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर एक जीरो आगे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। अब देखिए 720 हमारा जो आया है वो क्या आया है, इन संख्याओं का लासा आया है। तो इन संख्याओं का लासा तो हमको ज्ञात नहीं करना था, हमको क्या ज्ञात करना था कि हमको वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 15, 18 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बचे। तो यहाँ पर ये लासा हम ज्ञात कर लिए हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अतः वो अभीष्ट संख्या बराबर, वो अभीष्ट संख्या बराबर, यानी कि जो संख्या जिस संख्या को इन संख्याओं से भाग देने पर 3 शेष बचे वो संख्या कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पर 720 प्लस 3 कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 723 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कापियों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। कई बार ये क्वेश्चन करवाया गया है, और देखिए 2020 में जो पेपर कैंसिल हो चुका है उसमें क्वेश्चन आया नहीं है। तो जो आगे पेपर आप लोगों का होगा तो उसमें इसको आने के ज़्यादा चांसेज हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर क्लियर कर लीजिएगा। और देखिए 2016 में सेकंड सेट में पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, कापियों की वह छोटी सी छोटी संख्या, देखिए छोटी सी छोटी संख्या कहा गया है, तो यहाँ से आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमको क्या ज्ञात करना है, जो संख्याएं दी हुई हैं इनका हमको लासा ज्ञात करना है। तो देखिए इनका लासा क्या हो जाएगा, जो 3, 6, 12 और 15 यानी कि ये संख्याएं दी हुई हैं, तो हम इनका सबसे पहले क्या करेंगे, लासा ज्ञात करेंगे। तो देखिए 3, 6, 12 और 15, तो देखिए इनका लासा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इनको 2 से भाग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 को ऐसे उतार लेंगे, यहाँ पर 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 छक्का 12 हो जाएगा, 15 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे उतार लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 2 से इसको कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर 3 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 2 तिहाई 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 15 ऐसे उतार लेंगे।
फिर आप 3 से इनको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा और तीनों पच्छी 15 हो जाएगा। अब 5 से इसको काट लेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ भी 5 एकम 5 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इनका लासा ज्ञात करेंगे। तो लासा क्या होता है, इन्हीं संख्याओं का गुणनफल इसका लासा हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, 4 तीन 12 और 12 पंचे 60, यानी कि 60 एक ऐसी संख्या होगी जो इन सभी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। और यहाँ पर हमको ज्ञात क्या करना था कि कापियों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। तो देखिए, यहाँ किताबों की एक ये संख्या जो होगी 60, ये 60 संख्या किताबों की जब होगी तब इन सभी के जो दी हुई संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं को अलग अलग बंडलों में जो है विभाजित किया जा सकता है। यानी कि अगर 3 से इसको भाग करेंगे तभी पूरा कट जाएगा, 6 से करेंगे तब भी, 12 से करेंगे तब भी और 15 से करेंगे तब भी। तो इस प्रकार से 60 ही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से 24, 40 और 64 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। देखिए, कई बार मैं आप लोगों को भाग विधि से जो है बता चुका हूँ लासा और मासा ज्ञात करना, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है कमेंट कर रहे थे कि सर गुणनखंड विधि से बता दीजिए। तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के समझ लेकर आया हूँ कि देखिए गुणनखंड विधि से भी आप लोग सीख लीजिए। देखिए, जब गुणनखंड विधि दिया हो तब आपको गुणनखंड विधि से करना है, या भाग विधि दिया हो तो आपको भाग विधि से करना है। लेकिन जब कुछ दिया ना हो तो आपको जो आसान लगे उस विधि से आप लासा या मासा ज्ञात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब कोई विधि दी हुई हो कि इस विधि से आपको ज्ञात करना है तो निश्चित रूप से फिर उसी विधि का प्रयोग करना है, क्योंकि दो विधियों से गुणनखंड किए जाते हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड विधि से हम करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 के गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 24 के गुणनखंड क्या होंगे, तो देखिए 2 दूना 4 दूनी 8, 2 दूना 4 दूनी 8 त्रिक 24, यहाँ पर ये हो जाएंगे 24 के गुणनखंड। और फिर हमको 40 के गुणनखंड करने हैं। तो देखिए 40 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 दूना 4 दूनी 8 और 8 पंच 40, तो ये हो जाएंगे 40 के अभाज्य गुणनखंड। और फिर हमको 64 के गुणनखंड करने हैं। तो देखिए 64 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, तो ये हो जाएंगे 64 के गुणनखंड। जो लोग ऐसे मौखिक ना कर पाए तो वो लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे 24 के गुणनखंड हमको करना है तो यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो देखिए 2 छक्का 12 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये गुणनखंड हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 इस तरीके से लिखा गया है। तो इस प्रकार से 24 के, 40 के, 64 के जो है अलग अलग इनके गुणनखंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऐसे मौखिक ही आप लोगों को बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब हमको देखिए क्या करना है, लासा और मासा इनका ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसी के द्वारा जो है हम इसका लासा और मासा ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले लासा इनका देख लेते हैं। तो देखिए लासा क्या होता है, लासा जो गुणनखंड या कह लीजिए जो अभाज्य गुणनखंड दिए होते हैं उनमें जो कॉमन हो उसको भी एक बार लिखते हैं और जो कॉमन ना हो उसको भी एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 2 कॉमन मिल रहा है तो इसको भी लिख लेंगे, ये 2 कॉमन मिल रहा है इसको भी लिख लेंगे, फिर ये 2 कॉमन मिल रहा है इसको भी लिख लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 3 जो है 2 एक्स्ट्रा हैं, जो यहाँ पर 3 देखिए यहाँ पर 2 दिए हुए हैं, ये एक्स्ट्रा है तो इनको भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 बार 2 को लिख लेंगे। उसके बाद फिर ये 3 एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो इसको भी लिख लेंगे, फिर ये 5 एक्स्ट्रा दिया हुआ है इसको भी लिख लेंगे। यानी कि जो कॉमन हो उसको एक बार लिखते हैं और जो कॉमन ना हो उसको भी एक बार लिखते हैं। अब इनका क्या करेंगे, अब इनका गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 पंचे 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर 80 लिख लेंगे। देखिए 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 पंचे 80। अब यहाँ पर इतना बचा है तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी कि यहाँ पर 80 गुणे 12 हो जाएगा। अब 12 अट्ठी 96 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 अट्ठी 96 यानी कि 960 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से 960 इसका हो जाएगा मासा।
तो सॉरी 960 इसका हो जाएगा लासा। तो ये लासा निकल आया। अब हमको निकालना है मासा। तो देखिए इसका मासा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मासा, देखिए जो कॉमन होगा वही मासा होता है। तो यहाँ पर देखिए जो संख्याएं कॉमन मिल रही हैं, या कह लीजिए जो अभाज्य गुणनखंड कॉमन मिल रहे हैं वही लिखेंगे, बाकी जो कॉमन नहीं मिल रहे हैं उसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये दो सभी में कॉमन है तो इसको लिख लेंगे। फिर ये दो सभी में कॉमन है, इसको लिख लेंगे। और फिर देखिए ये दो सभी में कॉमन है तो इसको लिख लेंगे। और फिर देखिए यहाँ पर जो है ये तीन जो दिए हुए हैं दो, ये ऊपर नहीं है, ये तीन नीचे नहीं है, और ये पाँच इसमें और इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से अब बाकी जितने भी गुणनखंड हैं उनको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मासा क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, यानी कि 8 ही इसका मासा हो जाएगा। तो इस प्रकार से लासा और मासा गुणनखंड विधि से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण 2x+5 बराबर x+7 को हल कीजिए। समीकरण 2x+5 बराबर x+7 को हल कीजिए। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण को नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पर 2x+5 बराबर हो जाएगा x+7। और फिर देखिए यहाँ पर x वाले पद एक तरफ कर लेंगे और जो अचर पद हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, और देखिए ये x यहाँ पर प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का x हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए बराबर में 7 है और इसको इधर पक्षांतर करेंगे। तो देखिए इसको इधर पक्षांतर किए तो माइनस का x हो गया, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x में से एक x जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1x हो जाएगा। एक देखिए बीजगणित में लिखा नहीं जाता है क्योंकि एक सभी संख्याओं के गुणे में ऑलरेडी होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 1x हो जाएगा, और फिर 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 2। देखिए समीकरण को हमको हल करना था। हल करने का मतलब हमको क्या करना था, x की वैल्यू हमको निकालनी थी। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या में 6 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 6 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है तो वो संख्या बताइए। किसी संख्या में 6 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है तो वो संख्या बताइए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे, माना वो संख्या बराबर, माना वो संख्या बराबर, माना वो संख्या बराबर x है। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा गया है कि किसी संख्या में 6 जोड़ने पर, तो देखिए संख्या हम x माने हैं, x में 6 जोड़ लेंगे। तो कहा गया है किसी संख्या में 6 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 6 जोड़ करके कितना प्राप्त होता है, 20। तो यहाँ पर बराबर में 20 लिख लेंगे। तो वो संख्या बताइए। तो हमको क्या करना है, संख्या x माने हैं, यानी कि यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और जो आएगी वही क्या हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए x बराबर हो जाएगा, इस 6 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 20 - 6 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 में से 6 जाएगा तो 14 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 14 आ गया है। अतः क्या हो जाएगा, अतः वो संख्या बराबर, अतः वो संख्या बराबर 14 हो जाएगी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी लग जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसके पहले के क्वेश्चन जो थे वो कल के मॉडल पेपर में हल करवा दिए गए थे, यानी कि 10 नंबर तक, और 11 नंबर क्वेश्चन हल करवाया जा रहा था। तो उसी टाइम लाइट चली गई थी, तो इसलिए इसके आगे के क्वेश्चन छूट गए थे जो कि आज के मॉडल पेपर में शामिल कर लिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग कि एक गाँव में प्रत्येक संयुक्त परिवार 2x वृक्ष लगाता है। यदि गांव में कुल संयुक्त परिवारों की संख्या 30x है तो उस गांव में कुल कितने वृक्ष लगाए गए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे कि एक संयुक्त परिवार द्वारा लगाए गए वृक्ष। तो देखिए एक संयुक्त परिवार द्वारा कितने वृक्ष लगाए जाते हैं, 2x। तो यहाँ पर 2x लिख लेंगे। फिर देखिए कुल संयुक्त परिवारों की संख्या कितनी है, तो वो है 30x। अब हमको क्या निकालना है कि गांव में, देखिए गांव में कुल कितने वृक्ष लगाए गए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे गांव में कुल लगाए गए वृक्ष बराबर, कुल लगाए गए वृक्ष बराबर, देखिए कुल लगाए गए वृक्ष क्या हो जाएंगे, इन्हीं दोनों का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर 2x इंटू
क्या हो जाएगा 3x। तो देखिए इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर 30 का देखिए 2 से गुणा करेंगे तो 30 दूना 60 हो जाएगा, और फिर x का x से करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से गांव में कुल लगाए गए वृक्षों की संख्या कितनी हो जाएगी 60x स्क्वायर, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से किया जा सकता है। अब देख लेते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन। तो देखिए इसके बाद का क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 24 है। दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए 2016 के सेकंड सेट में पूछा गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि दोबारा फिर आ सकता है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए कैसे हल करना है इसको। दो संख्याओं का योग 24 दिया है और उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे कि माना पहली संख्या बराबर माना पहली संख्या बराबर, तो यहाँ पर पहली संख्या मान लेंगे x है, माना पहली संख्या बराबर x है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे तथा दूसरी संख्या बराबर, तो देखिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसकी दो गुनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि एक संख्या दूसरे की दो गुनी है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 24 है। तो यहाँ पर हम संख्याएं मान चुके हैं, एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है 2x है, और दोनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। तो यहाँ पर x प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2x में एक x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और बराबर कितना है 24 है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है 24 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो यहाँ पर बटे में 3 हो जाएगा। अब जो है 24 को 3 से भाग करेंगे तो 3 अवठे 24, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर 8 आ जाएगी। अब हमको संख्याएं ज्ञात करनी थी, यानी कि दोनों संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या बराबर हो जाएगी 8, क्योंकि x माने थे, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर, तो देखिए दूसरी संख्या हो जाएगी 2x, यानी कि दो का जो है 8 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 गुणे 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 दूना 16 हो जाएगा, यानी कि एक संख्या 8 हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी 16। तो इस प्रकार से यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताइए। दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x है, तथा दूसरी संख्या बराबर देखिए यहाँ पर कहा गया है कि यदि दोनों का अंतर 5 है, यहाँ पर अंतर दिया हुआ है, तो एक संख्या हम x माने हैं तो दूसरी संख्या क्या मान सकते हैं, तो देखिए दूसरी संख्या हम मान सकते हैं x प्लस 5। तो देखिए यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बाद में कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर जो यहाँ पर दिया हुआ है अंतर दिया हुआ है और आपने यहाँ पर प्लस कर दिया। तो आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि देखिए यहाँ पर कहा गया है कि यदि दोनों का अंतर 5 है, तो देखिए यहाँ पर एक संख्या हम x माने हैं और दूसरी x प्लस 5 माने हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों का अगर हम अंतर करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x में से अगर हम घटा दें, देखिए यहाँ पर जैसे x प्लस 5 दिया हुआ है, तो x प्लस 5 में से अगर हम x को घटा दें तो यहाँ पर देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए दोनों का अंतर कहा गया है कितना है 5 है। तो यहाँ पर देखिए हम x में से जो है यहाँ पर x प्लस 5 में से x को घटाए हैं तो कितना आ गया है, यहाँ पर देखिए 5 आ गया है। तो इसीलिए यहाँ पर एक संख्या x माने हैं और दूसरी संख्या x प्लस 5 माने हैं। अब देखिए आगे कैसे इसको करेंगे। तो देखिए आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार
तो देखिए प्रश्न में अब क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। तो देखिए दो संख्याएं हम मान चुके हैं, पहली संख्या है x और दूसरी है x+5। तो यहाँ पर जो है कहा गया है दो संख्याओं का योग। तो देखिए दो संख्याओं का योग कर दिया गया है, कहा गया है दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। तो छोटी संख्या यहाँ पर कौन सी होगी, x होगी, क्योंकि देखिए इसमें x में +5 जुड़ा है, यानी कि x में 5 जुड़ा है और यहाँ पर x है, तो इसलिए यहाँ पर जो x है यही छोटी संख्या हो जाएगी। तो छोटी संख्या के 3 गुने, तो देखिए छोटी संख्या का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3 गुने से 3 अधिक है, तो यानी कि जो संख्याओं का योग है वो इस संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, यानी कि अधिक क्या है, इन संख्याओं का योग 3 अधिक है। तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, या तो 3 को घटाएंगे तब इसके बराबर लिखा जा सकता है, और या तो देखिए ये 3 अधिक है तो इसको हम 3 अधिक कर दें तब भी दोनों को बराबर में रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये एक समीकरण बनेगी और इस समीकरण को अब हल कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x में x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा और बराबर में 3x+3 हो जाएगा। अब x को पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 3x है, मान लीजिए हम 3x को इधर ही रख रहे हैं और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और मान लीजिए 5 को इधर रख रहे हैं और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 5 -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3x में से 2x जाएगा तो 1x बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता इसलिए यहाँ पर सिर्फ x लिखेंगे और 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x की वैल्यू 2 निकल आएगी। अब देखिए हमको निकालना क्या है, तो संख्याएं बताइए, यहाँ पर कहा गया है तो संख्याएं जो माने हैं वही आ जाएंगी। अतः पहली संख्या बराबर, अतः पहली संख्या बराबर, तो देखिए पहली संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तथा दूसरी संख्या बराबर, तथा दूसरी संख्या बराबर, तो देखिए दूसरी संख्या माने हैं x+5, तो यहाँ पर x का मान निकला है 2 और 5 उसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7। तो इस प्रकार से एक संख्या हो जाएगी 7 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 1/x बराबर 3/2, तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा गया था और यहाँ पर देखिए 2016 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर सिर्फ अंतर इतना था कि शायद यहाँ पर जो है प्लस का 2 दिया था और बाकी सेम क्वेश्चन इसी तरीके का था। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको उतार लेंगे। देखिए x - 1/x बराबर 3/2, और फिर क्या करेंगे, फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x - 1/x का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, a² + b² और माइनस का 2ab, यानी कि 2 × x × 1/x हो जाएगा, और बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, बटे 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए x कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ से देखिए बचेगा x² + 1/x²। इसकी हमको वैल्यू ज्ञात करनी है तो इसको ऐसे ही रखेंगे, और देखिए यहाँ पर बचा माइनस का 2, तो इस माइनस के 2 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो इधर ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसके बटे में 4 नहीं है तो हम क्या करेंगे, जोड़ने के लिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो देखिए एलसीएम इसका लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 + 4 दूना 8 हो जाएगा और बटे में 4 हो जाएगा। अब 9 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, यानी कि 17/4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए x² + 1/x² की वैल्यू आसानी से ज्ञात की जा सकती है, और इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो तो इस टाइप से किए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x³
वाई माइनस एक्स वाई क्यूब का गुणनखंड कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी 2015 में पूछा गया है और आप में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। तो जो है उसमें सिर्फ अंतर इतना था कि यहाँ पर क्यूब दिया हुआ है और वहाँ पर जो है पावर में 4 दिया हुआ था। तो यहाँ पर स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा और वहाँ पर क्यूब वाला फार्मूला बना था। बाकी सेम क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अब की बार आ सकता है क्योंकि वो क्वेश्चन एक बार आ चुका है। तो उसी टाइप का अगर क्वेश्चन लेंगे तो ये क्वेश्चन अब की बार ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो इसको आप लोग जरूर क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इन संख्याओं को उतार लेते हैं। एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब। अब देखिए इसके गुणनखंड करना है तो सबसे पहले देखिए एक्स वाई दोनों में कॉमन मिल रहा है तो एक्स वाई कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब एक्स स्क्वायर बचेगा और बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे और यहाँ से एक्स वाई कॉमन में चला गया तो यहाँ से वाई स्क्वायर बच जाएगा और फिर यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा और यहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो वही काम यहाँ पर कर लेंगे, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई लिख देंगे और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो वो आसानी से किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 9 अनुपात x समानुपात x अनुपात 16 तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2015 में पूछा गया था और इस टाइप का क्वेश्चन भी परीक्षा में नहीं आया था। इसका मतलब क्या है कि इस टाइप का क्वेश्चन निश्चित रूप से अब की बार पूछा जाएगा। तो ये भी आप लोग अच्छे से समझ लेना कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए समानुपात के लिए कंडीशन होती है कि मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है। तो यहाँ पर वही काम हम करेंगे। यहाँ पर देखिए इसका गुणा कर लेंगे यानी कि x गुणे x हो जाएगा बराबर इसका गुणा कर लेंगे यानी कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ पर 9 गुणे 16 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए x का गुणा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 16 और 9 का गुणा क्या हो जाएगा, 16 9 144 होता है। तो यहाँ पर 144 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर एक्स का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा तो यहाँ पर 144 हो जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 144 का वर्गमूल 12 होता है तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x का मान ही हमको ज्ञात करना था तो यहाँ पर x का मान 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज के आकार की भूमि का क्षेत्रफल, एक समकोण त्रिभुज के आकार की भूमि का क्षेत्रफल 2480 वर्ग मीटर है। समकोण बनाने वाली एक भुजा की लंबाई 124 मीटर है तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि समकोण बनाने वाली एक भुजा की लंबाई 124 मीटर है और दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए समकोण त्रिभुज कुछ इस टाइप का बनता है। यहाँ पर देख लीजिए समकोण त्रिभुज कुछ इस टाइप का बनता है। तो यहाँ पर देखिए समकोण बनाने वाली ये दोनों भुजा हैं क्योंकि यहाँ पर समकोण त्रिभुज समकोण यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों भुजाएं क्या हैं, ये समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं और इसमें एक भुजा की माप दी गई है 124 मीटर और दूसरी भुजा की माप हमको निकालनी है। तो इसमें कोई भी भुजा आप मान सकते हैं कि वो 124 मीटर है और दूसरी भुजा आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो भी दिया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या आधार गुणे लंब कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1/2 हो जाएगा, आधार की जगह पर हम चाहें तो 124 लिख सकते हैं और चाहें तो ऊंचाई की जगह पर लिख सकते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 124 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए ऊंचाई लिख लेंगे और फिर यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है 2480 जो है यहाँ पर भी लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ऊंचाई को एक तरफ रखेंगे और बाकी संख्याओं को पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर ये संख्या इधर पक्षांतर करेंगे तो 2480 ये देखिए यहाँ पर बटे में उधर जाएगी तो गुणे में हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 जो है वो गुणे में हो जाएगा और ये गुणे में इधर जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर 124 हो जाएगा।
अब यहाँ पर इसको जो है सरल कर लेंगे तो यहाँ पर 124 दूना 248 होता है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर एक जीरो है तो एक जीरो बढ़ा लेंगे और फिर यहाँ पर 2 है गुणे में तो यहाँ 20 दूना 40 हो जाएगा, तो यहाँ पर 40 मीटर हमारा आ जाएगा। यानी कि जो दूसरी भुजा आएगी वो 40 मीटर आ जाएगी। वो चाहे आप आधार मान लीजिए और चाहे लंब मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर 40 मीटर हमारी दूसरी भुजा आ जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3,5,x,9,11 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आने के चांसेज हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से समझ लेना। देखिए समांतर माध्य का मतलब क्या होता है, औसत समझ लीजिए। जैसे अंक गणित में आप औसत ज्ञात करते हैं, वैसे ही सांख्यिकी में क्या करते हैं, सांख्यिकी में समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है। तो समांतर माध्य का फार्मूला देख लीजिए। समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है फार्मूला इसका। पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखिए पदों का योग क्या हो जाएगा, 3 + 5 + x + 9 + 11 हो जाएगा। और बटे पदों की संख्या कितनी है, तो देखिए पद 5 है तो यहाँ पर बटे में 5 कर देंगे। और समांतर माध्य देखिए दिया हुआ 7, तो यहाँ पर बराबर में 7 लिखते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 3 8 हो जाएगा और यहाँ पर 11 और 9 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 8 28 यानी कि 28 + x ऊपर हो जाएगा और बटे में 5 हो जाएगा। अब यहाँ इसके बटे में 1 कर लेंगे और यहाँ पर क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर 28 + x बराबर कितना हो जाएगा, 7 पछे 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर x को इधर ही रखेंगे और इस 28 को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 28 प्लस कर रहा है, इधर जाएगा तो माइनस करेगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 35 में से 28 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 7, यानी कि x बराबर 7 हमारा मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन भी आसानी से किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।